हाय गाइस, वेलकम टू सी मेंटर्स। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर रीडिंग कॉम्पिटिशन में काफ़ी दिक्कत है। एक तो एक्यूरेसी इतनी आ रही है, ऑप्शन एलिमिनेशन समझ में नहीं आता, कौन सा आरसी सिलेक्ट करना है वो भी समझ में नहीं आता, और सर ओवरऑल अगर देखें तो आरसी अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कत है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये गारंटी है कि यार ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। ये वर्क करी है 2017 से लेकर 2021 तक। बहुत सारे जो हमारे टॉपर्स है, जो 99 प्लस है, जो इंजीनियर्स थे, आईआईटी के बच्चे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे वर्बल में, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल वो स्कोर लेके आए हैं। तो अगर आप इसको समझते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, स्कोर आपका गारंटीड इंप्रूव होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को 10 से 12 मिनट के तकरीबन रखूं। सो या लेट्स ट्राई फॉर दैट। सो गाइस, आई विल बी डूइंग द एक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम कैट एग्जामिनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, ये 2018 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो स्ट्रैटेजी है वो है मेन आइडिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मेन आइडिया को पढ़ाया भी नहीं जाता है। मैं कोशिश करूंगा इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दूं, मेन आइडिया कैसे वर्क होता है, इसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। बस सुनना, अच्छे से देखना और समझना। सी अंडरस्टैंड दिस। ये रीडिंग कॉम्पिटिशन उठाया क्यों? अगर आप 2018 में पेपर देते हो या फिर अगर आप 2021 में पेपर देते हो, इसको मैंने चूज क्यों करा, इसका रीज़न है मेन आइडिया। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, मेन आइडिया ड्रिवन जो आरसी होते हैं, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ईजी टू डू। ओके, इनकी जो मेन आइडिया होती है, मेन आर्ग्यूमेंट जो होती है, वो एक तो पैराग्राफ 1 में निकलती है या फिर पैराग्राफ 2 से निकलती है। सो अगेन मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं हर एक चीज़ नहीं मैं यहाँ पे बता पाऊंगा। आई होप आप अप्रिशिएट करोगे वो। बट इस पैराग्राफ के अगर बारे में हम बात करेंगे, इसको आप कैसे फोड़ोगे मैं आपको बताऊंगा। लेट्स रीड। एवरीबडी प्रीटी मच अग्रीज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एलिफेंट एंड पीपल हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड। ये कौन बोलता है? ये किसने बोला? ब्रैडशॉ। ब्रैडशॉ कौन है? ऑथर है जिसने ये लिखा है। आगे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। वेयर फॉर सेंचुरीज ह्यूमन and elephants lived in relatively peaceful coexistence, there is now hostility and violence. Guys, understand this. एक स्ट्रैटेजी है जो C2C में मैं बच्चों को सिखाता हूँ, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर काफ़ी ज़रूरी होता है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फोड़ने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बना दिया। नाउ आई यूज द टर्म वायलेंस। आई मतलब कौन? ब्रैडशॉ जो ऑथर है। तो ये नैरेटिव टाइप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। एक प्रो टिप, एक फ्री टिप। नैरेटिव टाइप जो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वो ऑलवेज इजी होते हैं, और नैरेटिव टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हर साल कैट में आते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने ये बोली ये चीज़ें, ये सही हुई है कि हर साल आप देखोगे नैरेटिव बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आती ही आती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आई यूज द टर्म वायलेंस बिकॉज ऑफ द इंटेंशनलिटी. Okay, I used up violence because of the intentionality associated with it, both the aggression of humans and at times the recently observed behavior of elephants. Okay, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा चिट्ठा ऑथर ने ओपन करके रखा है। एक्सक्यूज मी। ये पैराग्राफ क्या बोलता है? एलिफेंट और पीपल के बीच में जो रिलेशनशिप था वो पहले अच्छा था, अभी वो स्पॉइल हो गया है बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। वायलेंस पे ऑथर ज़्यादा जोर देता है। अब ये तुम्हारी मेन आइडिया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक आइडिया लगना चाहिए कि ओके, ऑथर अब बात करेगा कि एलिफेंट और इंसानों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो क्यों बिगड़ा, वो क्यों अच्छा नहीं हुआ, उसके रीज़न क्या थे, वो आगे जाके कैसे सुधर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। तो अगर ये चीज़ मैं पहले पैराग्राफ में बोल देता हूँ एज एन ऑथर, ओके, मैंने अपना जो पॉइंट था, वो मेन मुद्दा जो था, मैंने पहले पॉइंट में ही बता दिया। I said that in the first paragraph itself. Now what's going to happen is a logical understanding. आने वाले पैराग्राफ में ऑथर एक्सप्लेन करेगा कि रिलेशनशिप क्यों बिगड़ा। हाँ, तो आगे जाके ये स्टोरी टेलिंग होने वाला है। ये प्योरली स्ट्रक्चर होता है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये फंडा याद रखते हो, लाइफ इज़ गुड। अब देखो, हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन जो है वो आया है इन द फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये टिपिकल कैट एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस मेरे देखे होंगे पिछले 1 साल के, 2 साल के, वहाँ पे मैंने शॉर्ट चीज़ें बोली है कि कैट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जहाँ पे आपके इजी मार्क्स होते हैं। दिस आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स। फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में ये शॉर्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। दिस इज एक्चुअल कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है ब्रैडशॉ यूजेज द टर्म वायलेंस to describe the recent change in the human-elephant relationship because
अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, अकॉर्डिंग टू हिम। अगर हम थोड़ा देखते हैं क्या बोला गया था यहाँ पे, आई यूज द टर्म वायलेंस, ऑथर ने खुद से टर्म यूज करा है वायलेंस एंड इंटेंशनलिटी। अब जब हम ऑप्शंस की तकरीबन थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे ऑप्शंस को, ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या है, बोथ ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स हैव किल्ड मेंबर ऑफ ईच अदर स्पीशीज। बकवास ऑप्शन है ये, है तुम्हारा एक्सट्रीम ऑप्शंस। एंड कैट में आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सट्रीम आती ही आती है। ऑप्शन एलिमिनेशन एक आर्ट है, ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी जरूरी है, जो बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी कवर करी है। देयर इज अ पर्पसफुलनेस इन ह्यूमन एंड एलिफेंट। मैं यहाँ पे रुकूंगा। पर्पसफुलनेस, ह्यूमन एलिफेंट इंटरेक्शंस हैव चेंज्ड देयर कैरेक्टर ओवर टाइम। कांट से अजम्पशन हो सकता है, पैराग्राफ में नहीं बोला है। एलिफेंट हर्ड के बारे में तो बात ही नहीं करा है। अब देखो यहाँ पे मुझे बोला गया पहला पैराग्राफ में क्या बोला है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले पैराग्राफ के बारे में ही सोचूंगा, आगे नहीं सोचूंगा। प्रॉब्लम क्या होता है जब आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, ओके, और मे बी आप एक प्रो रीडर हो, पर जब आप 4 पैराग्राफ पढ़ते हो और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे आते हो, आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर आप 2 क्लोज्ड ऑप्शन पे आ जाते हो और आप वहां पे ज्यादा और कंफ्यूज हो जाते हो। बट यहाँ पे मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, मैंने पहले पैराग्राफ के बाद ये पहला क्वेश्चन उठाया, बिकॉज मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं वायलेंस के बारे में, उधर ऑथर ने खुद बोला है आई यूज द वर्ड वायलेंस एंड द इंटेंशनलिटी एसोसिएटेड विद इट। आंसर हैज टू बी नंबर 2 और बी फॉर बॉम्बे, बिकॉज वो पर्पसफुलनेस मतलब इंटेंशनलिटी। सो तुम्हारा एक जो क्वेश्चन है वो नॉक ऑफ हो गया। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ऑन 8 क्वेश्चन यू आर गेटिंग राउंड अबाउट 93-94 परसेंटाइल, मे बी 90 परसेंटाइल प्लस हो आप ऑन 8 क्वेश्चन। आउट ऑफ 8 यू आर डाउन 1 क्वेश्चन, दैट टू इन लेस देन 3 मिनट्स। ओके, फेयर इनफ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर। ऊपर उसने क्या बोला है उसने बोला है कि एलिफेंट एंड पीपल, इंसान, रिलेशनशिप खराब हुए हैं। रीजन बोला है क्या? नहीं, अब रीजन आएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। ये जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन and you have only 40 minutes in your hand and you have 8 questions from verbal ability to crack, even for those 8 questions if you give 10 minutes, you have 30 minutes to crack rest of the 16 questions of reading comprehension, which is not a joke. Okay, so now you need to understand कि अगर मुझे RC दिया गया है, it is not about how fast you read, okay, it is not about how you read, it is not about vocabulary, it is all about what you read from that particular reading comprehension, so that you get the maximum information which eventually helps you to crack the questions. Okay, paraphrasing, understanding, comprehending is all waste of time. You should never do it. You should only play with the structure, the keywords, the main idea, done and dusted. Okay, आगे चलेंगे. Now, typically, elephant researchers have cited as a cause of aggression. Okay, आगे चलेंगे. This is what, who's saying this? Researcher ने बोला है, ठीक है. आगे चलेंगे. मुझे यहाँ पे कीवर्ड दिखा, but. Always remember, whenever you see but, no, यहाँ पे काफी important information छुपी हुई होती है. For example, let's say you have a friend, yeah, and you know, she tells you that, you know what, I like you as a person, but remember, whatever she is gonna say post but, that's the most important sentence. उसने जो पहले बोला, that is not important, but के आगे जो आया वो important. So you got to focus a lot on these kind of keywords. ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने लेक्चर में कवर करे. Let's read, guys. But Bradshaw and several colleagues argue that today's elephant population are suffering from a form of chronic stress and a kind of species-wide trauma. This is the main point of the entire reading comprehension. पहले उसने बता दिया कि भाई माजरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब वो बता रहा है प्रॉब्लम क्यों है, राइट? आगे चलेंगे. एक्सक्यूज मी, आपने कैट के पेपर्स देखे होंगे. हर कैट के पेपर में आपको पता है मेन आइडिया पे क्वेश्चन आता है, आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन आता है, राइट, एसेंस पे क्वेश्चन आता है, सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चन आता है. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement best expresses the overall argument of the passage? Overall argument of the passage, which is nothing but the main idea.
विच इज नथिंग बट द मेन आइडिया, राइट? आगे चलेंगे, फटाफट ऑप्शन नॉक ऑफ करेंगे। ए, एलिफेंट्स लाइक द ह्यूमंस, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद एंड प्रोफाउंडली सोशल क्रिएचर्स। लेट्स होल्ड दिस। The relationship between elephants and humans have changed from one of coexistence to one of hostility. ये बोलना थोड़ा सा गलत होगा बिकॉज ये क्लियर कट नहीं लिखा है, पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल आई एम गोना होल्ड दिस। आगे चलेंगे। Recent elephant behavior could be understood as a form of species-wide trauma related to response. This is exactly what the author is saying. Answer has to be C for Charlie. बाकी दिमाग नहीं लगाना है। See, the more you read your options, you will get confused. यहाँ पे आपका जो मेन आइडिया है वो डायरेक्टली पैराग्राफ से निकल रहा है। आपका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। इन द पैराग्राफ नंबर 4 फ्रेज, ये आपका पहला कीवर्ड है गाइस, इसको याद रखना काफी जरूरी है। पैराग्राफ नंबर 4 में एक फ्रेज है, ओके, क्या फ्रेज है? द फैब्रिक ऑफ एलिफेंट सोसाइटी, ओके, द फैब्रिक ऑफ एलिफेंट सोसाइटी, ये एक चीज है। कहां तक है? फ्रेड बाय करके, ठीक है। चलो इसको पहले ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉक्स अबाउट, ओके, हियर इट इज। The fabric of elephant society, Bradshaw and her colleagues effectively been frayed by years of habitat loss and poaching, along with systematic culling by government agencies to control elephant numbers and translocation of herds to different habitats. Okay, अब अगर हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसके ऑप्शंस कितने सिंपल हैं। आपका कीवर्ड क्या है, आपका क्लू क्या है? इज नथिंग बट द फ्रेज, ओके, एक फ्रेज दी गई है। अब जो फ्रेजेस आती है वो क्यों आती है? एक तो फ्रेजेस में होता है फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता तो यार कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चीजों की अतिशयोक्ति होती है, एग्जैजरेशन होता है। सो हाइपरबोल करके एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर, कुछ चीजों को उपमा दी जाती है, राइट? तो मेटाफर करके एक है, पैराडॉक्स करके एक है, राइट? तो जब भी फ्रेजेस वगैरह आते हैं ना तो मोस्टली वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, राइट? तो अगर हम यहाँ पे देखोगे, अगर आप थोड़े से प्रो रीडर हो, अगर आपको समझ में आता है कि क्या चल रहा है पैराग्राफ में, आप बोलोगे इट्स अ मेटाफर। सो अगर आप देखोगे यहां से भी आपको क्लू लग सकता है कि हाँ सर ये तो मेटाफर है, बिकॉज जिस तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम करा गया है ये मेटाफर ही लगता है, ठीक है। बट एनीवे जो सेंटेंस है पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये मेटाफर है। सो इवन विद दिस क्लू, दिस फ्रेज वाला क्लू, आप बोल सकते हो डी फॉर डेल्टा इज द आंसर, अ मेटाफर। अब हम आगे चलते हैं। हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, हमने जो चीजें यहाँ पे पढ़ी, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें बोली गई है। पोचिंग along with the systematic culling by the government to control what? To control elephant numbers. What is government? Is nothing but people, right? Humans. और पैराग्राफ दोनों के बारे में ही बात करता है। अब देखो आपके ऑप्शंस कितने वन साइडेड होते हैं कभी कभी कैट में। An exaggeration aimed at bolstering Bradshaw's claim. Okay? Bradshaw का जो क्लेम है वो मेन आइडिया है। This has nothing to do with it. Out. An accurate description of the condition of elephant herds today. बोला गया है बट वो एक्यूरेट है या नहीं है ये हम बोल नहीं सकते। ये थोड़ा एक्सट्रीम है और ये आपको ट्रैप करेगा, कंप्लीटली ट्रैप करेगा। अब देखो आपका जो नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रैडशॉ एंड हर कलीग्स इफेक्टिवली बीन फ्रेड बाय इयर्स, राइट? तो आप एक्यूरेटली नहीं बोल सकते, ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला है। आउट। एन ओडे टू द फ्रेजिलिटी ऑफ एलिफेंट सोसाइटी टुडे, ठीक है, मैंने ये होल्ड कर दिया, मैंने ये भी होल्ड कर दिया। दोनों में से जो बेस्ट पॉसिबल आप ऑप्शन होगा आपका वो डी फॉर डेल्टा होगा, बिकॉज देखो डी फॉर डेल्टा क्या बोलता है। अब मेटाफर नहीं समझा, छोड़ दो, पर ये वाला पार्ट देखो। द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एलिफेंट कम्युनिटीज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। अब देखो आपका ABC वन साइडेड बात करता है, बट डी में दोनों चीजों को कंक्लूड करा गया है, रादर दोनों चीजों को इन्वॉल्व करा गया है, विच इज नथिंग बट एलिफेंट कम्युनिटी एंड ह्यूमन एक्टिविटी। कूल गाइज, आई होप आपको ये वीडियो सही लगा। मैंने ट्राई करा है, मैंने कोशिश करा है वीडियो को 10 से 12 मिनट के बीच में रखने के लिए, सो दैट आप उसको देख पाओ, समझ पाओ। बाय द वे, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर VRC इन द नेक्स्ट 50 डेज। हमारे बच्चे 30 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल पहुंचे हैं, बच्चे 67 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल पहुंचे हैं, और ये सब 99 परसेंटाइलर है जिनका ओवरऑल कैट में 99 आया है। आज वो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ में बैठे हैं। गाइस, सेम स्ट्रैटेजीज, सेम ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने उनको भी पढ़ाई थी, उनको फायदा हुआ। यू हैव नाउ 50 डेज इन योर हैंड। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, अगर आप जाके देख सकते हो, मेरा डैशबोर्ड काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड है।
यू कैन बाय S99 प्रोग्राम. अभी हमारे VRC स्कोर बूस्टर भी चल रहा है, बट S99 काफ़ी एग्जॉस्टिव है बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करे हैं. पैराजम्बल के कुछ 11-12 लेक्चर्स करे हैं और आने वाले 50 दिनों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस, बट रिमेंबर दिस, यू आर नॉट सपोज टू गेट स्केयर्ड ऑफ कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दे आर डुएबल, बट फंडा क्या है, सही आरसी पकड़ो, उसको पकड़ने के बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो रीड करो, वो पढ़ो, उसके ऊपर ऑप्शंस क्रैक करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो. ये सब मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन अस गाइस. आई होप दिस हेल्प्स. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना. टेक केयर गाइस, बाय बाय.